जय हिंद। वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, हम रोटेशनल मोशन या फिर आरबीडी रिवर्स डायनेमिक्स हम पढ़ रहे थे और अभी तक हमने उसका एक रिवीजन लेक्चर खत्म कर दिया। आज हम इसका सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे और सेकंड लेक्चर के अंदर हम टॉर्क से बात करना शुरू करेंगे। लेक्चर 1 के अंदर हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की और रोटेशन क्या है, बेसिक एक दो वहाँ पे साउदर्न इंडिया वाले पॉइंट भी हमने देखे थे। अभी हम टॉर्क की बात करने जा रहे हैं और टॉर्क मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, मतलब काफ़ी सब चीज़ें इसमें से पहले लोग जानते हैं। तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि मतलब फंसाने वाली चीज़ तो आपको क्या टॉर्क ही फंसा ले, बट आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे जो आपने यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। अगर आप उनको स्टिक करके चलेंगे तो आप नहीं फंसेंगे चीज़ों के अंदर। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क की, टॉर्क है क्या आपके पास में? कोई मुझसे पूछा वैसे टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है? टॉर्क कुछ नहीं, टॉर्क टॉर्क है ऐसा काम नहीं चलता ना, ऐसे मास्टर नंबर नहीं देता। मतलब किसी को फील करें क्या है टॉर्क। तो बात ये भाई साहब, जैसे ट्रांसलेशन मोशन में चलाने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वैसे रोटेशन मोशन में घुमाने के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। अगर फोर्स नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, वैसे टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, जब तक फोर्स नहीं रहेगा तब तक वो चलेगी नहीं। सिमिलरली अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तब तक टॉर्क नहीं रहेगा तब तक वो घूमेगी नहीं। तो टॉर्क जैसे ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स डील करता है, वैसे ही सिमिलर आपके पास में रोटेशनल मोशन के अंदर टॉर्क डील करता है। वहाँ पे होता है F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे टॉर्क होता है टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, ऐसे लिखते हैं। वहाँ पे होता है F इज इक्वल टू एम ए ट्रांसलेशन मोशन में। रोटेशन में फोर्स के लिंक आ गया टॉर्क, मास का जो लिंक है वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन था, यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन था। अब बच्चों, हम टॉर्क निकालते कैसे हैं? तो टॉर्क निकालना और फोर्स और टॉर्क थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं, मतलब डायरेक्टली लिंक्ड है। ऐसा हो सकता है एफ नेट जीरो हो टॉर्क जीरो ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि एफ नेट जीरो मतलब टॉर्क जीरो हो जाए एफ नेट जीरो ना हो, ऐसा हो सकता है। बट दोनों ऐसा नहीं है कि एक के जीरो दूसरा जीरो होगा, नहीं होगा। एफ नेट जीरो हो सकता है टाउ नेट जीरो ना हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों अलग अलग पैरामीटर, डायरेक्टली उससे बोल पाना, उसको देख के अच्छा वो जीरो है मतलब ये जीरो नहीं, तो सोच लीजिए क्या आप बोल रहे हैं। देखिए टॉर्क का जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं दैट इज आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आपके पास में दैट इज आर क्रॉस एफ, ये होता है टॉर्क का एक्सप्रेशन। अच्छा, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है जी। अब इसमें आर क्या है, एफ क्या है? जैसे सबसे पहले हम बात करें टॉर्क अबाउट पॉइंट, दो चीज होती है, टॉर्क अबाउट पॉइंट होता है, टॉर्क अबाउट एक्सिस होता है। अब ये बात करें टॉर्क अबाउट पॉइंट, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट की अगर आप बात करें, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं और यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है आपके पास में एफ वेक्टर, ठीक, यहाँ पे एफ वेक्टर लग रहा है। यहाँ पे ये वाला जो था आपके पास में, इसकी जो ये है आर वेक्टर। अरे मतलब ये क्लियर होना चाहिए वैसा, आर क्या है एफ क्या है? एफ तो फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। क्या क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क। सीधी भाषा में समझे तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा है उस पॉइंट को मान ले ओरिजिन। तो उसको ओरिजिन मानते हुए जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उसका पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गई मेरी बात? तो आर वेक्टर की कहानी अच्छे से लिखेगा तो क्या, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आर वेक्टर इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वाला एंगल ऐसे कुछ थीटा हो गया आपके पास में, तो आप टॉर्क के लिए टॉर्क लिख देंगे आप आर क्रॉस एफ, ये डेफिनेशन में है आपके पास में। अच्छा, आर कैसा है, ऐसा है, एफ ये है, दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल है थीटा, तो क्या बन गया आर एफ साइन थीटा। क्लियर? इसमें कुछ नहीं किया भाई साहब, ये आर वेक्टर एफ वेक्टर एंगल के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, पर एक गणित हो गया। नहीं, ये गणित हो गया, अपने गणित नहीं पढ़ रहे, अपने क्या पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे, तो हमें थोड़ा सा और तरीके से इसको टॉर्क को देखना सीखना पड़ेगा ताकि हम इजीली कर पाए। एक बात और सुन लीजिए, टॉर्क का जो आपके पास में एक डायरेक्शन होता है, टॉर्क का, टॉर्क की डायरेक्शन है। हम सिर्फ ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक मार्कर है मेरे पास में, मैंने बोला ये मार्कर पे ऐसे फोर्स लगाया, तो आप बोलेंगे सर जी ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा नहीं होता। टॉर्क की डायरेक्शन आर क्रॉस एफ यूनिक मिलेगी, आर क्रॉस एफ कैसा, ऐसा। तो ये किस तरफ है, अंदर की तरफ टॉर्क है। समझ में आ रहा है? अगर ये मार्कर पे फोर्स कुछ ऐसे लगा, ऐसे घूम रही है, तो इस पे टॉर्क आएगा, वो घूम ऐसे रहे ना, घुमा ऐसे रहे, अल्फा आपके पास में ऐसे इस ओमेगा को बढ़ाएगा घटाएगा, तो जो फील आ रहा है उसके सेंस में उंगलियां घुमा दो, थंब अंदर की तरफ है। तो अगर कोई बोले अंदर की तरफ टॉर्क है मतलब ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, कोई बोले बाहर की तरफ टॉर्क है तो मतलब राइट हैंड थंब से ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। राइट क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये सब बातें सही नहीं है, दिखती है होगी ये चीज। आपने गेट पे फोर्स लगाया, गेट ऐसे खुल गया, तो आपने बोला अच्छा ये गेट क्लॉकवाइज खुला है, तो अब ये बोलना वैसे क्लॉकवाइज टॉर्क था, ये गलत बात है। आप क्या बोलेंगे, अच्छा ऐसे खुला टॉर्क ऊपर की तरफ था, ऐसे खुला टॉर्क नीचे की तरफ था। टॉर्क की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये बोलना भाई सभी क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये फालतू बात है, गलत बात है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो टॉर्क की डायरेक्शन भी हमें क्लियर होगी। अब एक मेरी बात सुन, अब टॉर्क निकालने का मास्टर तरीका बता रहा है,
ठीक, तरीका क्या है टॉर्क निकालने का? देख, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक पॉइंट है O, यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है आपके पास में, इस पे से कुछ F फोर्स लग रहा है आपके पास में ना, लेट अस यूज्यूम, ठीक, यहाँ पे ऐसे F फोर्स लग रहा है। अब टॉर्क निकालना है तो एक तरीका होता है गणित हो गया, अपने गणित को इज्जत नहीं मतलब देनी चाहिए, पर फिजिक्स में अपने कम से कम यूज करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ये था R वेक्टर, ऐसे दिस इज R वेक्टर, क्लियर, और ये जो एंगल था आपके पास, ये एंगल था थीटा। मास्टर बोलते दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले मेथड 1 क्या है? मेथड 1 क्या, F को फुल लेंथ बना लो, F को फुल लेंथ बनाओ, फुल लेंथ ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, तो R जो होगा, R विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया? मेथड नंबर 1। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीज आपको अभी हल्की लग रही है, पर बाद में आपको लगेगा भाई हाँ, उससे बहुत इजी सवाल हो रहा है, फील भी आएगी उससे आपको। अब क्या करना है, मास्टर बोल रहा है फोर्स को फुल लेंथ कर लो, ये तो कर लिया, फोर्स को फुल लेंथ ड्रॉ कर लो ऐसे आगे तक। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो कितनी मिलेगी? ये वाली मिलेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज R परपेंडिकुलर, दिस इज R परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो क्या सी वाला एंगल भी कितना हुआ? थीटा हुआ, ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। तो R कितना हो जाएगा? ये दिस इज बिकम R sin थीटा, तो बनेगा टॉर्क दैट इज F मल्टीप्लाई R sin थीटा। ये तो यहां से आया था, समझ में आ रहा है? मेथड 2 सुन, ब्रेक कंपोनेंट of F parallel to R and perpendicular to the R। आप F के कंपोनेंट तोड़ लीजिए, एक R के परपेंडिकुलर तोड़ लीजिए, यहाँ पे आप ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे बोलेंगे सर जी ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पे F है, ये वाला एंगल कितना का? थीटा आ गया, इधर आप क्या बोलेंगे? F cos थीटा, ये इधर क्या आएगा? F sin थीटा। तो अगर आप देखेंगे तो ये F cos थीटा आपके पास में आया, तो इसकी वजह से तो घूमेगा ही नहीं बॉडी, इसके वजह से तो बॉडी घूमेगी नहीं, इसकी F cos थीटा की वजह से, F sin थीटा की वजह से घूमेगी सिर्फ। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा F sin थीटा मल्टीप्लाई R। समझ में आ रहा है? दो तरीके बता रहा है मास्टर, या तो आप F को फुल लेंथ बना लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, जिससे टॉर्क मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे कर लीजिए तो भी टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे सब चीजें आप पहले जानते होंगे, टॉर्क को निकालना सीखा होगा, मैंने थ्योरी एक बार आपको बता दी। अब आइए मैं थोड़ा सा सवाल पे लेकर चलता हूँ, वहां से टॉर्क की थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। बच्चों यहाँ पे एक आपके पास में हम मान लेते हैं कि रोड ऐसे रखी हुई है ना, ऐसे ऐसे रोड रखी हुई है, समझ गए आप? हर एक सरफेस से फ्रिक्शन वगैरह सब है। सबसे पहले तो आप मुझे एफबीडी बना के बताइए कौन कौन से फोर्सेज रहेंगे आपके पास। तो कौन कौन से फोर्सेज? सब फोर्सेज बनाइए आप। 3 पॉइंट बना देते हैं, इसका नाम कुछ सेंटर ऑफ मास को कुछ पॉइंट O बोल दिया, इस पॉइंट का नाम कुछ A हो गया, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ B हो गया। सब कितने फोर्सेज है सबके सब आप बना के बताइए। तो हम क्या बोले, यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, उसका नाम Na बोल दिया, यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, उसका नाम कुछ Nb बोल दिया, यहाँ पे एक Mg लग रहा होगा, Mg लगा दिया। Mg सेंटर ऑफ मास पे लगता है, मान सकते हैं टॉर्क की कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके पास में Fa, और इधर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके पास में Fb। मे भी एक आधी वैल्यू किसी 0 हो जाए, वो सब अलग बात है। मान लीजिए मैं इतने सब जो फोर्सेज दिखा रहा हूँ सबके सब लग रहे हैं आपके पास में ना। और ये वाला एंगल ऐसे आपको सवाल में गिवन है थीटा, लेंथ गिवन है, लेंथ L है, लेंथ कितना गिवन है? L है। टॉर्क अबाउट A निकाल के बताइए, टॉर्क अबाउट B निकाल के बताइए, टॉर्क अबाउट O निकाल के बताइए, ये तीनों चीजें करके बताइए। हाँ भी किया जाए तो अगर आप A पॉइंट के ऊपर टॉर्क देखेंगे, इस नॉर्मल का और Fa का, इसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा आपके पास में। तो अब Mg का टॉर्क कितना बचेगा? दैट इज Mg, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। ये कितना आएगा? L/2 cos थीटा। फिर Mg L/2 cos थीटा। मैंने क्या बोला? फोर्स को फुल लेंथ बनाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L/2 cos थीटा।
ये तो आ गया mg का टॉर्क। अच्छा ये कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। एनबी क्या करेगा, एनबी ऐसे घुमाएगा, उल्टा घुमाएगा। इस पॉइंट के बाद आप मान लो बस ये रोड ऐसे हिंज है इसके बोर्ड, इसके बोर्ड ऐसे घूमेगा, ये एनबी कैसे घुमाएगा, उल्टा घुमाएगा। तो वैसे देखेंगे तो ये बाहर आकी तरफ टॉर्क है, अंदर की तरफ, ऐसे मत देखिए, आप सेंस से देख लीजिए, ये ऐसे घुमाएगा, वो ऐसे घुमाएगा, वो उसको अपोज करेगा। माइनस एनबी परपेंडिकुलर, देखिए ये है बन गया, ये परपेंडिकुलर कितने की, एल साइन थीटा, ठीक। फिर अगर आप देखेंगे फ्रिक्शन, इसकी वजह देखेंगे इसके अबाउट, तो ये भी ऐसे घुमा रहा है, तो ये माइनस साइन दैट इज एफ बी मल्टीप्लाई एल कोस थीटा, जो परपेंडिकुलर क्या आएगी आपकी बात, ये वाली आएगी, ठीक। सिमिलरली अगर आप बी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, दिस इज पॉइंट बी, इन दोनों का टॉर्क जीरो हो गया, एमजी का टॉर्क क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, तो ये कितना हो गया आपके पास, दिस डिस्टेंस विल बी, ये थीटा हुआ, तो ये वाला भी कितना हो, थीटा हुआ, तो ये बन जाएगा L/2 कोस थीटा, तो ये तो आएगा mg L/2 कोस थीटा। सेंस कैसे, ये ऐसा सेंस से घुमाएगा, क्लियर। अच्छा सही है ना, इसको फुल लेंथ बनाया तो ये परपेंडिकुलर सेंस आ गई। फिर अगर आप इसका देखेंगे तो ये ऐसे घुमा रहा था, ये भी ऐसे घुमा रहा है, देखिए ये जो mg है वो भी ऐसे घुमा रहा था, ये फ्रिक्शन भी ऐसे घुमाएगा, तो ये सपोर्ट करेगा, दैट इज F(L sin थीटा), F को फुल लेंथ बनाया, ये आएगा L sin थीटा। और ये देखेंगे तो इसको अपोज करेगा, उल्टा घुमाएगा, दैट इज माइनस Na, और ये बन जाएगा L परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला, दिस इज L cos थीटा, L cos थीटा, ये आएगा टॉर्क। अगर आप O पॉइंट के अबाउट निकालने जाएंगे तो सेंस देखिए कौन कैसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, तो mg का टॉर्क जीरो हो गया, तो nb का टॉर्क कितना है, nb, और दिस एंगल इज थीटा, तो L/2 sin थीटा, कैसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ये FB का भी सेम आएगा, सेंस सेम रहेगा आपके पास घुमाने का, तो ये बन गया FB L/2 cos थीटा। ये दोनों इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज क्लॉकवाइज, और इसका देखें NB, तो ये अपोज कर रहा है आपको, ये Na जो है वो अपोज कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, दैट इज माइनस Na L/2 cos थीटा। और फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप देखें तो फ्रिक्शन कैसा घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, ये भी ऐसे घुमा रहा है, ये ऊपर, ये भी सपोर्ट कर रहा है, प्लस Fa और L/2 साइन थीटा, क्लियर। मास्टर ने क्या बोला, आप फोर्स को फुल लेंथ बनाओ, डायरेक्शन देख लो, इजीली काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी तक जो हम बात कर रहे थे दैट वाज टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। अभी हम जो बात कर रहे हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस, इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस में जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसी एक एक्सिस है और ये गेट है, ये टॉर्क अबाउट एक्सिस सबसे बड़ी एग्जांपल है गेट, जो आपके गेट लगा हुआ है कमरे वमरे का, उसको आप ऑब्जर्व करें तो बातें समझ में आ जाएगी आपको। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओ डैश, इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास में कई तरीके से हो सकता है, मान लीजिए फोर्स से अंदर की तरफ लग रहा है, फोर्स से अंदर की तरफ लग रहा है, कितनी दूरी पे, r दूरी पे, तो टॉर्क क्या आ जाएगा आपके पास में, गेट खुलेगा नहीं खुलेगा, अंदर की तरफ फोर्स आएंगे तो गेट खुल जाएगा, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा r क्रॉस f, तो दोनों में एंगल हो गया आपके पास में 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, rf बन जाएगा, ठीक। इसके अलावा क्या हो सकता है, टॉर्क आपके पास में बाहर की तरफ लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए टॉर्क कुछ ऐसा लग गया आपके पास में, ये इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, इसको मिटा रहा हूँ ना, नया केस दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए टॉर्क फोर्स से नीचे की तरफ लग गया, फोर्स से नीचे की तरफ लग गया, गेट ऐसे है, अब आप नीचे खींच रहे हैं, हैंडल में ऐसे करते हैं, ऐसे नीचे खींच रहे हैं, गेट खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा, पर टॉर्क तो है, टॉर्क क्यों नहीं होता, r क्रॉस f होता है, अब की बार वापस rf आ जाएगा, तो टॉर्क तो है, अभी टॉर्क है, और अगर टॉर्क है तो यार खुल क्यों नहीं रहा, ये भी दिक्कत है अपने आप में, क्या हो रहा है, ऐसा क्या गलती कर रहा है, टॉर्क तो हमें आ रहा है, तो इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, टॉर्क है पर टॉर्क किस तरफ है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो अबाउट एक्सिस वही टॉर्क कंसीडर होते हैं जो एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, ये अच्छी बात है, लोग इसे फंस जाते हैं। अबाउट एक्सिस आपको वही टॉर्क लेने हैं जो एक्सिस के पैरेलल हो। वी हैव टू कंसीडर ओनली दोज टॉर्क्स which are parallel to the axis, ध्यान रखना जो टॉर्क परपेंडिकुलर होंगे एक्सिस के वो कभी घुमा नहीं सकते हैं, यहाँ पे जो टॉर्क है परपेंडिकुलर एक्सिस के कभी घुमा नहीं सकता, तो क्या समझ में आ रहा है, जो टॉर्क एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे वो घुमा नहीं सकते, जो टॉर्क आपके पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे वो कभी घुमा सकते नहीं है।
समझ में आ गई मेरी बात? तो आपके पास में एक्सिस परपेंडिकुलर ये टॉर्क तो घुमा सकता नहीं, वही टॉर्क घुमाएंगे जो एक्सिस से क्या होंगे आपके पास में पैरेलल होंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसे बोले सर जी ये दो फोर्स ऐसा है आपके पास, ये गेट है, फोर्स कुछ ऐसा है थीटा पे, तो इधर एफ कोस थीटा आ गया, इधर एफ, ये दो बन गए ना एफ एस थीटा, तो एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा, सही। तो एफ कोस थीटा की वजह से सोच के देख ऐसे करेगा तो इसका टॉर्क 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फोर्स यहीं से पास हो रहा है, तो आर परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं आर परपेंडिकुलर का, तो इससे टॉर्क 0 आ जाएगा। आपको ये तो फील करिए, मतलब फिजिक्स है चीज देख के बनाओ, फील आ जाएगी यार ये घुमा नहीं सकता, इसका टॉर्क 0 है, सिर्फ यही घुमा सकता है, इसका टॉर्क ये देख लो आप। यहाँ से फिर सर जी ये तो टॉर्क फर्जी टॉर्क है, इसे घूम नहीं रहा, तो इसलिए हमने बता दी ये चीज। ऐसा थोड़ी जो हमने जो फिजिक्स में जो लिखा हुआ है उससे प्रैक्टिकल लाइफ बनी है, प्रैक्टिकल लाइफ से फिजिक्स बनी है, तो आपको देख के समझ में घुमाएगा नहीं कहा किस बात का टॉर्क। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्या वो वही टॉर्क कंसीडर करने हैं जो एक्सिस की क्या हो पैरेलल, जैसे परपेंडिकुलर टॉर्क होंगे वो सब आपको लेने नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए टॉर्क हमारे लिए कोई ज्यादा हेल्प नहीं करता, मतलब मैं आपको बोलूँ भी इस गेट पे टॉर्क लग रहा है वो कम फील है, मैं बोलूँ इतने सेकंड में बंद हो रहा है, इतने सेकंड में खुल रहा है गेट वेट, तो वो सब ज्यादा फील देता है। आप किसी एक आम आदमी को बताएं वैसे इस पे टॉर्क लग रहा है 30 न्यूटन मीटर का, वो बोले मैं क्या करूँ, या फिर उसका ऐसे बोले यार मैंने इस गेट को मैं खोल दूँ 2 सेकंड के अंदर, तो बोले ठीक है खोल। समझ में? तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो टर्म यूज होती है दैट इज टाइम पीरियड, अल्फा का यूज होना, वो सब ज्यादा। टॉर्क का हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, टॉर्क का कोई यूज नहीं है उसका भाई, हमें अल्फा को निकालना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जो चाहिए वो हमें टाइम वाइम चाहिए, कितने टाइम में खुलता है कितना नहीं, तो उस वजह से क्या है टॉर्क हमने निकालना सीख लिया। पर टॉर्क का करेंगे क्या, टॉर्क इज इक्वल टू लिखा जाएगा आई अल्फा, यहाँ से क्या आएगा आपके पास में अल्फा आएगा, अल्फा आएगा तो फिर आप ये सब इक्वेशन लगा पाएंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, या फिर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा, या फिर आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, पर कब वैलिड है, ओनली व्हेन टाउ इज कांस्टेंट। अगर आपका टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा तब आप ये लगा सकते नहीं है, फिर आपको मैथमेटिकली जाना पड़ेगा। तो हमें सवालों में क्या गिवन रहता है, आपको ऐसा नहीं पूछे सिर्फ टॉर्क निकालो, आपको सवालों में गिवन रहेगा पहले आप टॉर्क निकालिए, आपको ये बोलते हैं ये फोर्स लग रहा है बताओ कितने टाइम में इतना एंगल घूमेगा, तो पहले टॉर्क से आप अल्फा निकालेंगे, फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में आई किसके अबाउट लेते हैं ये थोड़ा बताओ, ये आई किसके अबाउट है, तो आप क्या बोल सकते यहाँ पे जो आई है जिस एक्सिस के अबाउट टाउ निकाल रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट आई लेंगे। समझ में आई मेरी बात? हमने देखा भी टॉर्क से अल्फा मिलता है, अल्फा से इसके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मतलब कितने सवाल बना दो आप, यहाँ पे फोर्स लगा दिया बताओ कितने टाइम में क्या होगा, एक डिस्क को घुमा के छोड़ दिया फ्रिक्शन था, तो ये बेसिक कई सवाल हो सकते हैं इसके, वो सब सवाल आपको नोट्स में करवाए गए थे। तो अगर हम आगे बात करें तो मैं आपको एक साउदर्न इंडिया का पॉइंट दिखाता हूँ, साउदर्न इंडिया पॉइंट, इट इज एसआई पॉइंट नंबर 3। सुनना मेरी बात, क्या कि ग्रेविटी का या फिर mg का टॉर्क निकालेंगे, फिर डायरेक्टली बहुत सीधी बात, mg का टाउ निकालने के लिए mg को सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ मान सकते हैं, लगता हुआ मान सकते हैं। हिंदी में लिख दिया मैंने डायरेक्टली कि mg को अगर आपको कभी ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क निकालना है तो आप उस mg को कहाँ पे लगता हुआ मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। आप इसे ऐसे तो करते आए हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो आप सबको सेंटर ऑफ मास से मानना, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो इसमें एक्सप्रेशन एक्चुअली ऐसा आता है, अगर आप यहाँ पे एक ऐसे रोड देखेंगे, मैं बोलूँ बताओ mg का टॉर्क कितना आएगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ mg सेंटर पे हर एक पॉइंट पे लग रहा है mg, यार इस पे भी लग रहा है dmg, इस पे भी लग रहा है dmg, नहीं लग रहा, हर एक पॉइंट पे लग रहा है। तो बेसिक केस तो एलिमेंट रे करना चाहिए, पर करने से जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे हमें ये समझ में आया, क्योंकि mg सिर्फ सेंटर पे नहीं लग रहा है, होता है mg सेंटर पे होता है, ऐसे mg सेंटर पे लग, तो मेरे हाथ पे mg नहीं लग रहा, मेरे सेंटर ऑफ मास हाथ पे नहीं है, तो मतलब हाथ ऐसे रखूं तो हमेशा रहेगा, नहीं रहता, छोड़ तो नीचे आ जाता है। तो mg तो हर एक पॉइंट पे लग रहा है ना, तो हर एक पॉइंट पे क्यों है, उस हर एक
एलिमेंटल पे जो mg लग रहा है उसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, पर आप फाइनल वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो उतनी ही आती है। तो इसलिए मास्टर ने क्या लिखवाया है, ये पॉइंट यह ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि mg का टॉर्क लिखने के लिए आप सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो, वहां पे mg लगा दो, टॉर्क मान लो, तो आपका जवाब बदलेगा नहीं, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका सही आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, सेम यही काम आप ये भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने के लिए भी सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रोड ऐसे ऐसे हो जाए आपके पास में, ये ऐसे वर्टिकल हो जाए, ठीक है, मैं पूछूं ये हाइट है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो एक्चुअल में तो ऐसे ही करना पड़ेगा, यहाँ पे डीएम मास पकड़ो, ये एच हाइट पे, हर एक पॉइंट अलग अलग है ना, पर फाइनल जब आप सम करेंगे तो आप मान लीजिए पूरा मास कहाँ पे करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे, तब आप बोल सकते हैं mg h/2 और इसकी टोटल हाइट h है। समझ में आ गया क्या कि ग्रेविटी का टॉर्क निकालने के लिए और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप पूरे मास को कहाँ पे कंसीडर मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपके आगे बहुत हेल्प करेगी सवालों के अंदर। बच्चों जितना हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या वैरायटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। आप वैसे बोल सकते हैं भाई साहब यहाँ पे एक रोड थी ऐसे ना, और इसको ऐसे रखा गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस वाले एक्सिस के आउट ये हिंज है, तो आपसे पूछ लिया बताओ, सबसे पहले तो टॉर्क पूछ सकता है, टॉर्क कितना आएगा, फिर अल्फा पूछ सकता है कितना आएगा, फिर इस वाले पॉइंट का नाम ए बोल दिया, इस वाले पॉइंट का नाम बी बोल दिया, फिर बोलेगा ए पॉइंट का एक्सेशन कितना आएगा, बी पॉइंट का एक्सेशन कितना आएगा, ये पूछ सकता है। ये सब आप कर पाएंगे कैसे, टॉर्क निकाल दीजिए, तो इस पॉइंट के बोर्ड देखिए सिर्फ किसका टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क आएगा, इस वाले एक्सिस के बोर्ड देखा तो कितना टॉर्क, दैट इज mg मल्टीप्लाई ये लेंथ कितनी होगी आपके पास में l/2 मान लीजिए, तो mg l/2 आ गया, ठीक। i कितना आएगा, i कैसे, ये अल्फा कैसे निकाल पाएगा, फिर अल्फा आ जाएगा तो इसका एक्सेशन क्या लिखेगा, तो इसका एक्सेशन लिखेगा अल्फा मल्टीप्लाई l/2, अल्फा मल्टीप्लाई l/2, क्योंकि अल्फा मल्टीप्लाई मतलब एक्सेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन एक्सेशन, अल्फा मल्टीप्लाई r होता है, तो अल्फा पता है, सेपरेशन पता है, तो बात बन जाएगी। सिमिलरली बी का हो जाएगा अल्फा, इस तरीके से पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि जब ये रोड ऐसे हॉरिजॉन्टल से ऐसे वर्टिकल पोजीशन में आ गई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में थी, ऐसे करके कुछ वर्टिकल पोजीशन में आ गई यहाँ से यहाँ पे, तो इसका ओमेगा पूछ लिया, यहाँ पे रेस्ट पे था, तो यहाँ पे पूछ लिया बताइए इसका ओमेगा कितना होगा, ठीक। अब इसका ओमेगा ये कैसे करेंगे, देखिए टॉर्क जो है हर एक पॉइंट पे बदलेगा, टॉर्क अभी आ रहा है mg l/2 पर, अगर ऐसे किसी इंक्लाइंड पोजीशन पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, l/2 है, तो कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, तो टॉर्क क्या है बदल रहा है, टॉर्क बदल रहा है, तो आप टॉर्क वाले मेथड से नहीं कर पाएंगे। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे किसने वर्क डन किया, ग्रेविटी का वर्क डन आया, दैट इज mg l/2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसे मानेंगे, अब हमें पता है कि ये देखिए ये जो स्टेप था डायरेक्टली आप कर पाए, बिकॉज आपको वो एक सावधान इंडिया का पॉइंट पता था कि mg को आप कहाँ पे रखता हो, मान सकते सेंटर ऑफ मास पे, कब टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क निकालना मान लिया। सिमिलरली अब यहाँ पे देखेंगे वर्क एंड थ्योरम लगाना है, तो हमें क्या बोला पोटेंशियल निकालने के लिए आप मास को कहाँ पे कैसे कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, तो मैंने मान लिया पहले मास यहाँ पे था, अब मास यहाँ पे आ गया m मास, तो यहाँ पे आया तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, mg l/2 डायरेक्टली हो गया। वैसे अगर आप देखें तो हर एक मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मास यहाँ से यहाँ पे आया, ये मास यहाँ से यहाँ पे आया, तो हर एक का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, पर मुझे पता है कि मास्टर ने बता दिया तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब कौन सी काइनेटिक एनर्जी दिखेंगे, बॉडी कैसा मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन या रोटेशन, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी दिखनी पड़ेगी, वो कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इनिशियल तो 0 थी, अब आई क्या लेंगे जिसकी बॉडी रोटेट कर रही है, वो क्या है ml²/3, तो ट्वाइस 1/2 ml²/3 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg l/2, तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा। अब ओमेगा मिल जाएगा, फिर वापस पूछ लेगा बताओ इस ए पॉइंट का और बी पॉइंट का एक्सेशन कितना, तो अब क्या एक तो AT आएगा आपके पास में और एक AC आएगा, दोनों लेने पड़ेंगे क्योंकि ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ AT थे, AC नहीं थे, क्यों, क्योंकि इसका ओमेगा 0 था, रीज किया, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो AC भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब AC के लिए पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, AT की वजह 0 आएगी, वो टॉर्क 0 आएगा, इस वाले पोजिशन में mg का टॉर्क 0 है, इस वाले पोजिशन में mg नीचे तरफ, तो सिर्फ ये AC आएगा, AT की वैल्यू 0 आ जाएगी इस वाले केस में। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपको वर्क एंड थ्योरम लगा के प्रोसीड करना पड़े। तो पर आप देख लीजिए काइनेटिक जब आप लिखे तो कैसा मोशन है, प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशन में काइनेटिक होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई किसके बोर्ड, जिसके बोर्ड बॉडी रोटेट कर रहा है। mg का टॉर्क लिखने के लिए हमें पता है भाई साहब कि mg का टॉर्क लिखने के लिए mg को सेंटर ऑफ मास से मान सकते हैं, इसलिए मान लिया। पोटेंशियल लिखने के लिए कर सकते, तो जो चीज़ें आपको साउदर्न इंडिया पॉइंट ने बताई कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, कोई भी सवाल आप उठा के लिखेंगे तो उससे बात बन जाएगी आपकी। और इस सवाल को अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं, एक ऐसा कोई सवाल उठा लीजिए, एक मान लीजिए आप अपने हिसाब से कोई एक स्क्वायर प्लेट मान लीजिए, इसकी ये साइड A मान लीजिए, ये साइड A मान लीजिए, इसका मास कुछ m मान लीजिए, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे छोड़ दिया, ठीक। तो आपसे पूछा गया जस्ट यहाँ पे रिलीज किया, तो अब कैसे करेंगे, ऐसे रीड एक
कॉपी देख लीजिए, कॉपी कैसे छोड़ दें, कॉपी ऐसे घूमती है ना आपके पास। तो यहाँ पे इसको रिलीज किया तो बताइए इसका अल्फा कितना आएगा, ए बी सी डी सेंटर इन सब टैक्सेशन कितना आएगा जब ये ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब कब इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। अगर आप कभी भी देखते हैं इसको, अगर आप ऐसे रिलीज करेंगे, इसको ऐसे रिलीज करेंगे तो हमेशा गिर के ऐसे आएगा, फाइनली कहाँ पे रुकेगा, जब mg का टॉप जीरो हो जाएगा। तो mg का टॉप जीरो कब जब होगा, जब इस वाले लाइन के अलोंग आ जाएगा mg। अभी आप देख रहे थे तो जैसे mg यहाँ पे लग रहा है, इस वाले पॉइंट पे लग रहा है mg का पॉइंट ये है। तो अभी आप mg लाइन देख रहे हैं, तो जब तक ये जो लाइन है वो नेट ग्रेविटी डायरेक्शन में, तब तक नहीं रुकेगा ये। इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तब देखिए mg नीचे की तरफ था तो टॉर्क आ गया। टॉर्क जीरो कब होगा, ऐसी वाली सिचुएशन में होगा। तो ये जब मैं बोल दूं कि ये जब कुछ ऐसा हो गया आपके पास में कि mg वाली लाइन वर्टिकल होगी, ये वाली लाइन, ये लाइन वर्टिकल होगी, तब बताओ कितना ओमेगा होगा, तो फिर वर्क का थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं और ये थ्योरी के हिसाब से मैंने कवर कर दिया इसको। इसमें सवाल कई तरीके बन सकते हैं बच्चों, सब सवाल अभी कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पुली वाले सवाल कई पूछे जाते हैं आपसे कि पुली वुली वाले सवाल कैसे करते हैं, तो उसमें आपको बता देता हूँ बच्चों। पुली वाले सवाल आपसे कई वैरायटी पे जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बोल दिया कि एक ब्लॉक है, यहाँ पे ये से m मास का ब्लॉक है, ठीक, और इसकी रेडियस कुछ r है, इसका मास कुछ m है। अब की बार जो डिस्क है वो आइडियल डिस्क नहीं है जैसे पहले था आपके पास में। वहाँ पे क्या था, डिस्क फ्रिक्शन लेस था, उस पर फ्रिक्शन नहीं था, मास लेस था। पर यहाँ पे वो सब नहीं है, डिस्क का मास भी है, रेडियस भी है, फ्रिक्शन भी है। मतलब पहले से स्लिप करते, अब स्लिप नहीं करे, डिस्क घूमेगी, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वैसा होगा आपके पास। तब इसे क्या पूछ सकते, अल्फा वगैरह पूछ सकते, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इस एम ब्लॉक पे देखेंगे तो ऊपर तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे तरफ एम जी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। सिमिलरली अगर आप इस पुली का एफबीडी बनाएंगे तो इस पर भी जैसे टेंशन लग रहा है, ठीक। फिर आप क्या देखेंगे, इसका टॉर्क देखेंगे तो दैट टी मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ठीक। और फिर आपको समझ में आएगा इस वाले पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं है तो ए इज इक्वल टू अल्फा। तीन इक्वेशन से सॉल्व करके बात बन जाएगी। या फिर सवाल ये आ सकता है कि अगर ये एच हाइट नीचे चला गया तो बताइए एनर्जी कितनी होगी। तो मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ वो किस किस में जाएगा, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में प्लस इस डिस्क की रोटेशन एनर्जी में। v इज इक्वल टू ओमेगा करके इसको सोल्व कर लेंगे। या फिर आपके पास में कई बार ऐसा सवाल रहता है कि यहाँ पे दो पुलीज है, एक पुली के दोनों तरफ ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास में m1, यहाँ पे m2, और ये ऐसा ही हो रहा है कि पुली घूम रही है, सब नीचे जा रहा है। तो इस वाले केस में रस्सी एक ही, पर टेंशन डिफरेंट होगा। यहाँ पे टेंशन T1 होगा, यहाँ पे T2 होगा। क्यों, अगर टेंशन डिफरेंट नहीं हो तो फिर पुली रोटेट ही नहीं करेगी। ये पुली कब रोटेट करेगी, जब कुछ अल्फा आएगा। तो टॉर्क तो T1 T2 का ही आ रहा है, उसका टॉर्क दोनों बराबर होंगे तो कभी घूमेगी नहीं। तो इस वाले केस में अगर आप देखते हैं तो टेंशन बराबर नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि एक रस्सी में टेंशन सेम रहता है अप टू रोटेशन बाद में आप वो केस देखेंगे, जो रियल पुली वाले केस देखेंगे उसमें टेंशन सेम नहीं आता। अब इसमें क्या लिखेंगे, आपको पता है कि ये मान लीजिए कुछ नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन से, तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा एक्सीलरेशन से, और ये यहाँ पे कुछ घूमेगा ऐसे अल्फा से। तो आप क्या इक्वेशन लिखेंगे, इस पे बनेगा दैट इज m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इसका एफबीडी बना के देखा हमने m1 का, जी तरफ m1g था, ऊपर तरफ टेंशन था, इक्वेशन लिख दी। m2 पे अगर आप देखें दैट इज m2g मल्टीप्लाई t2, सॉरी ऊपर जा रहा है ना, t2 माइनस m2g, t2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ठीक। इसका एफबीडी है। टॉर्क अगर आप पुली पे देखेंगे तो इधर टेंशन लग रहा है T1, इधर टेंशन लग रहा है T2। कैसे घूम रही है पुली बताइए, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इसका टॉर्क जाता है, ये देखना जरूरी होता है कि इसका टॉर्क जाता है। T1r माइनस T2r इज इक्वल टू आई अल्फा। तीसरी इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू अल्फा। चार इक्वेशन होंगी, चार वेरिएबल है, T1 T2 a और एक अल्फा। क्लियर। तो इस वाले केस में टेंशन सेम नहीं आती, तो बेसिक सवाल है, ये आपसे होने चाहिए, और ऐसे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। बच्चों अभी मैं आपको टॉर्क के बारे में कुछ बढ़िया पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कि, और जो कि आपको सवाल गलत करवा सकते हैं अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप डेंजर पॉइंट अबाउट टॉर्क या कुछ भी आप। सबसे पहला तो अगर आप टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट देखें जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट टॉर्क। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा क्या है कि टाउ उसी पॉइंट के अबाउट देखें, ऑलवेज राइट about point which is at which have zero acceleration, जीरो एक्सेलेरेशन है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं
मैं अब आगे दिखवाऊंगा नहीं, मैं सीधा बता देता हूँ आपको। भाई आपको एक ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉक देना जिसका एक्सेलेरेशन जीरो हो। अगर आपको एक ऐसा पॉइंट के अबाउट बैठे जिसका टॉक जीरो नहीं है, उसे बैठ के देखेंगे तो सूडो का टॉक भी आ जाएगा। अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे बैठ के अगर आप ऑब्जर्व करने चलेंगे टॉर्क को, तो वहाँ पे आपके पास सूडो का टॉर्क आ जाएगा। सूडो फोर्स का टॉर्क लिखने में बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। तो अगर आप किसी पॉइंट पे बैठ के टॉर्क लिखें जो एक्सीलेटिंग है, तो या तो उसका एक्सीलेशन पता हो फिर आप सूडो का टॉर्क लिखिए, नहीं तो फिर आप हो सकते भी अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लो। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैठेंगे, सेंटर ऑफ मास एक्सीलेशन है, उससे सूडो रहेगा, सूडो भी कहाँ पे लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे, उसका टॉर्क ही नहीं आएगा। तो मास्टर क्या बोलता है? मास्टर के हिसाब से आप दो पॉइंट फॉलो करिए। या तो आप टॉर्क लिखिए उस पॉइंट के अबाउट जिसका एक्सेलेरेशन क्या हो? जीरो हो, जैसे हिंज पॉइंट हो गया जिसके अबाउट हिंज है, उन सब के अबाउट लिखिए। और अगर आप उसके अबाउट नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लीजिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सूडो का टॉर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। अगर आप कोई और पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो बच्चों फिर सूडो रहेगा, सूडो कहाँ पे रहेगा? सेंटर ऑफ मास पे, फिर वो करने में दिक्कत होगी। जैसे ही मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये वाला केस हो ऐसे कि यहाँ पे एक ऐसे रोड है, ये ऐसे हिंज है। अब आप कौन से पॉइंट के बोर्ड लिखते हैं? इस वाले पॉइंट के बोर्ड, हिंज पॉइंट के बोर्ड, बिकॉज पता है हिंज पॉइंट मूव कर रहा नहीं है तो उसके बोर्ड कोई सूडो वूडो आएगा नहीं। अगर आप इस पॉइंट के बोर्ड लिखने चलेंगे तो सूडो का टॉप लिखना पड़ेगा। सर इसमें एमजी के बोर्ड लिख रहे, सेंटर ऑफ मास के बोर्ड लिख, सेंटर ऑफ मास के बोर्ड लिख, हिंज फोर्स निकालना पड़ेगा, वो हमें नहीं पता। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम हिंज पॉइंट के बोर्ड लिखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बोर्ड निकालेगा तो हिंज पॉइंट का भी तो फोर्स लगा रहा है ना, हिंज पॉइंट फोर्स तो लगा ही रहा है, तो उसका भी टॉक लिखना पड़ेगा, वो हमें पता नहीं है। इस वजह से हम इसके बोर्ड लिखते हैं। इसके बोर्ड लिखने से बेनिफिट ये, एक तो सूडो का टॉक नहीं लिखना पड़ता आपको, और एक उसमें एक्सेलेरेशन जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सब जीरो हो गया आपके पास। अगर यही ऐसे फ्री होता आपके पास में, आप ऐसे एफ फोर्स लगा रहे हैं, तब आप किसी पॉइंट के बोर्ड सूडो आ जाएगा, तो आप किसके बोर्ड लिखेंगे? फिर सेंटर ऑफ मास के बोर्ड लिखेंगे। और ये अपने आप आदमी की हैबिट में है ये, उसको पता है कोई और पॉइंट के बोर्ड देखूंगा, ये पता होगा पता नहीं पता होगा, पर वो लिखता सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। बिकॉज मतलब ये बात क्यों ऐसे लिखता है, लिखना चाहिए, बिकॉज अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लिखेंगे, कोई और पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो उसका एक्सीलेरेशन है, उस एक्सीलेरेशन उसका सूडो फोर्स आएगा सेंटर ऑफ मास पे, फिर उसका टॉक लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा, ये आगे आपको टॉक में हेल्प करेगी। बस जितनी चीजें हमने पढ़ ली अभी तक टॉर्क वगैरह के बारे में, अब उससे बेस्ड कई बार इस तरीके का सवाल आया था कि अब वो हिंज रिएक्शन बोलने निकालने के लिए बोलते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ हिंज रिएक्शन। अगर हम देखें तो इसमें क्या करना होता है, देखना देखिए आप जैसे एक ऐसे बोल दिया, सवाल से के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ऐसे बोल दिया कि यहाँ पे एक रोड थी और इसको जस्ट आपने रिलीज कर दिया, और आपसे बोला गया जस्ट आफ्टर रिलीजिंग हिंज रिएक्शन कितने कितने में। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे भाई, अगर आपने इसको जस्ट रिलीज किया है, जस्ट रिलीज किया, जैसा कुछ अल्फा आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? एम जी का टोटल लिख दिया इज इक्वल टू आई अल्फा लिख दिया, तो एम एल साफ हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी की? 3g डिवाइड बाई 12, ये अल्फा आ गया। अच्छा ये अल्फा आ गया, इससे मुझे क्या मिलेगा? एसीएम निकालना है। मैं एसीएम यानी करूंगा क्या? क्योंकि मुझे पता है कि सिस्टम पे जो एफ एक्सटर्नल का जो हम लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल, वो क्या लिखते हैं? एमएसीएम लिखते हैं। तो एफ एक्सटर्नल में आपके पास में हिंज रिएक्शन का नाम आ जाएगा, और वो एमएसीएम के बराबर कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो हमें एसीएम निकालना था, मेन मुद्दा जो मेरा था वो एसीएम निकालना था। अब एसीएम कैसे निकलता? अल्फा निकालने के बाद अल्फा आ गया, तो एसीएम कितना आ जाएगा? एसीएम आ जाएगा 3g/12 मल्टीप्लाई कितनी दूरी होगी आपके पास में? अल्फा मल्टीप्लाई एल, एल हो गया l/2, 3g/4। मतलब जो आपके पास में एक्सेलेरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का, वो 3g/4 आएगा। और किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। तो आपने बोले सर एक्सेलेरेशन इस तरफ है, 3g/4। अब मैंने फोर्स की इक्वेशन लिखी। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलेंगे? सर वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? mg, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? ny, इसको y बोलते हैं, सॉरी ny। और नीचे की तरफ जा रहा है सेंटर ऑफ मास, तो कितना आ जाएगा? m मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/4। एक इक्वेशन तो ये बनी। ठीक, दूसरी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इधर क्या है आपके पास में? एक nx लग रहा है, इधर nx ny मान लिया। अब आप इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? दैट इज nx इज इक्वल टू मास एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कोई है क्या एक्सेलेरेशन? नहीं है, तो कुछ जस्ट रिलीज होना, जस्ट रिलीज हुआ है, अभी कोई ओमेगा वगैरह कुछ नहीं है, तो ये टर्म कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको nx भी मिल गया और दिस इज ny, बार बार गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ से ny मिल गया। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर बच्चों यही सवाल कुछ ऐसा होता आपके पास कि अब की बार इस रोड को कुछ यहाँ से रिलीज कर दिया, ऐसे कुछ मान लीजिए ऐसे कुछ 60 डिग्री से रिलीज कर दिया ऐसे ना, और आपसे पूछा व्हेन रोड बिकम हॉरिजॉन्टल फाइंड nx एंड ny, तो उसको कैसे प्रोसीड करें, थोड़ा बता सकते हैं क्या? फाइंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन रोड बिकम हॉरिजॉन्टल।
तो इस वाले केस में क्या करेंगे, जब रोड हॉरिजॉन्टल बन जाएगी तब बना दो हॉरिजॉन्टल, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब कैसे कुछ ओमेगा होगा आपके पास में, अब ओमेगा कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे ओमेगा। भाई यहाँ से यहाँ पे वर्क डन में ग्रेविटी कितना हुआ, तो ये L/2 है, तो ये कितना हो गया L/2 sin 60। ये आ गया, इतनी हाइट नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या बोलेंगे, वर्क डन में ग्रेविटी आएगा mg L/2 sin 60 इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ये जो रोड है वो प्योर रोटेशन कर रही है, प्योर रोटेशन में कैंडिया जी होती है, तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल गया। अच्छा ओमेगा मिल गया, अल्फा पता है, इस वाले इंस्टेंट का अल्फा निकाल लो, इस वाले इंस्टेंट का अल्फा पता लग जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेशन देखें, दो आएगा, एक तो आएगा अल्फा L/2 और इधर आपके पास में कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर L/2, दो एक्सीलरेशन आएंगे। यहाँ पे सर जी ओमेगा वाला टर्म क्यों नहीं है, बिकॉज जस्ट रिलीज किया था उस टाइम पे ओमेगा नहीं था, ओमेगा नहीं, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन नहीं था। अब की बात जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो अगेन आप बोलेंगे सर ये nx है, ये ऊपर की तरफ ny है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज mg माइनस ny इज इक्वल टू m अल्फा L/2। सर अल्फा कहाँ से निकालेंगे, अल्फा में पता है टोक निकालना पड़ता है, टोक इज इक्वल टू y अल्फा करेंगे तो वहां से मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, nx इज इक्वल टू m ACM, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। तो कुल मिला के हमारे पास जो ये की पॉइंट था वो ये है, दैट इज f एक्सटर्नल इज इक्वल टू m ACM। तो हम क्या कर रहे हैं, f एक्सटर्नल x का निकाल रहे हैं इज इक्वल टू m ACM किसके अंदर, x के अंदर। सिमिलरली आप f एक्सटर्नल y में निकाल रहे हैं इज इक्वल टू m ACM y के अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात, इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। तो ऐसे सवाल के पूछ लेते हैं हिंज रिएक्शन है कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसमें घबराना नहीं है, आपको पता है f एक्सटर्नल इज इक्वल टू m ACM होता है, उसी पे आप वर्कआउट करते रहिए आपको जवाब मिल जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कपल फोर्सेस की। कपल फोर्सेस क्या होता है, मान लीजिए किसी बॉडी पे अगर F एक्सटर्नल नेट जीरो आ रहा है आपके पास में, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कपल फोर्सेस बोलते हैं। समझ में आ रहा, बस जैसे यहाँ पे एक ये रोड है, इस पे एक F फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स F इधर लग रहा है, तो आप इनको कपल फोर्सेस बोलेंगे। तो एक दूसरे के उल्टे हैं, कपल वैसा ही होता है ना, आजकल आज के टाइम कपल मतलब सिमेट्री में नहीं रहते, एक दूसरे के उल्टे रहते हैं, तो वैसा ही कपल फोर्सेस है आपके पास में। तो दोनों F आपके पास में लग रहे हैं, F नेट जीरो है। अब अगर आप देखेंगे कपल फोर्सेस में क्या है, कपल फोर्सेस बोले तो F एक्सटर्नल जीरो, अगर F एक्सटर्नल जीरो है तो ACM कितना होगा, जीरो। पर अगर ACM जीरो है जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो होगा। समझ में आ रहा है, अगर आपको बोल दिया सेटअप में F एक्सटर्नल जीरो या फिर F नेट, जैसे इस वाले केस में दिखाई दे रहा है F नेट जीरो, मतलब ACM पक्का जीरो, ये श्योर, पर हर पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो हो ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया, अगर F एक्सटर्नल इज जीरो देन ACM विल बी जीरो, ये वाली बात बिल्कुल श्योर है, पर बाकी पॉइंट्स का भी एक्सीलरेशन जीरो हो ये कुछ, जैसे इस वाले केस में होगा, इसमें क्या है रोड घूमना शुरू कर देगा, और ये रोड घूमना शुरू कर देगा तो भाई साहब बाकी सब पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ACM जीरो, बाकी पॉइंट्स का एक्सीलरेशन, बाकी पॉइंट्स का एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, ध्यान रखेंगे, हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक, अब जैसे इस वाले केस में दिखाई दे रहा है F एक्सटर्नल जीरो है, F एक्सटर्नल नेट जीरो हो गया आपके पास, पर टाउ एक्सटर्नल अगर आप देखें तो वो नॉन जीरो है, बिकॉज रोड घूम रही है, आप देखिए टाउ एक्सटर्नल क्या है, नॉन जीरो। तो अगर F एक्सटर्नल जीरो हो तो टाउ जीरो हो नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं, ये बात मैंने शुरू में बताई थी। देख के लगता है टोर को फोर्स डायरेक्टली लिंक्ड है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फोर्स F नेट जीरो हो सकता है, क्या टाउ नेट जीरो ना हो, जैसे इस वाले केस में हो रहा है। पर अगर कभी कपल फोर्सेस लग रहे हो तो एक चीज फाइनल है कि किसी पॉइंट के अबाउट अगर टोक देखेंगे तो सेम आएगा, जीरो नहीं आएगा। मास्टर क्या बोल रहा है, अगर कभी कपल फोर्सेस लग रहे हैं, इफ कपल फोर्सेस आर एक्टिंग देन टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट विल बी सेम। आप कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क चेक करेंगे तो वो सेम आएगा, जीरो आए ये मैं नहीं बोल रहा, पर सेम आएगा। समझ में आ रहा है, अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आ गया कपल फोर्सेस में तो पक्का हर पॉइंट के अबाउट जीरो आएगा। अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क मान लीजिए कुछ टाउ आ गया तो हर एक पॉइंट के अबाउट कितना आएगा, टाउ आएगा। क्लियर? तो इसमें हमने क्या चीज सीखने वाली है इसके अंदर, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, साउदर्न इंडिया पॉइंट में जाइए, बस वैसे इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा देख लीजिए। इफ couple forces are acting, then tau about any point in space will be same। मतलब कोई पॉइंट के बोर्ड टोक देखिए सेम आएगा, अगर इस पॉइंट के बोर्ड जितना है उतना हर एक पॉइंट। ये हमेशा नहीं होता है, वैसे टोक पोजीशन पे डिपेंड करता है, हर एक पॉइंट के बोर्ड डिफरेंट आता है। पर इस वाले केस में जब आपके पास में कपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उस वाले केस में आप कोई भी पॉइंट के बोर्ड टोक देखेंगे बच्चों तो सेम आएगा। आप चेक कर लीजिए, इसके सेंटर के बोर्ड दिखे तो कितना आएगा,
इस दूरी को L बोल दीजिए, इसको भी L बोल दीजिए। सेंटर के अबाउट 2FL आएगा, 2FL आएगा। यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए, इसको यहाँ से L दूरी पे रखिए। अब आप बताइए, तो इसकी वजह से आएगा F मल्टीप्लाई 3L, इसकी वजह से आएगा -FL, नेट कितना आ गया F मल्टीप्लाई 2L। आप कोई भी पॉइंट को यहाँ पे निकाल दीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए, डॉट सेम ही आएगा। क्लियर? बस ये एक चीज थी जो नई है अभी कपल फोर्सेस के अंदर, बाकी तो नाम ही बदला बस, जहाँ पे F नेट 0 बोलते थे उसकी जगह अब हम कपल फोर्सेस बोल दिया करेंगे। अब बच्चों जो एक मेजॉरिटी प्रॉब्लम का जो सवाल दिखने को मिलते हैं वो इक्विलिब्रियम से देखने को मिलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के सवालों की, और इससे अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब जा चुके हैं आपके पास में। इससे पहले, रोटेशन से पहले मेरे जो इक्विलिब्रियम का मतलब था वो ये था कि कोई भी बॉडी है अगर वो इक्विलिब्रियम में है मतलब उस पर F नेट 0 हो। इससे पहले जो बात करते थे, अगर आप रोटेशन चैप्टर से पहले की मुझसे पूछें कि इक्विलिब्रियम किसको बोलते थे, मैं बोलता था अगर सिस्टम पे F एक्सेलरेट 0 है देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। बट तब तक वो जो बॉडी थी वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन करता। अभी दोनों इक्विलिब्रियम जरूरी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी जरूरी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी जरूरी है। तो अगर बच्चों आपको कोई बोले इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों इक्विलिब्रियम कंसीडर करने हैं आपको, ट्रांसलेशन भी लेना है और रोटेशनल भी लेना है। तो अगर मुझसे कोई पूछे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं और कोई मुझसे पूछे रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं, तो मैं बोलूंगा रुक मैं सब बताऊंगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो मुझे पता है, क्या F एक्सटर्नल कितना होना चाहिए आपके पास में, 0 होना चाहिए, मतलब ACL कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बॉडी रेस्ट पे हो। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों ये होता है कि उसका एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चेक करना होगा तो हम बोलेंगे सिस्टम पे F एक्सटर्नल 0 होना चाहिए। और अगर बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो अब तो आप भी मुझे बता पाएंगे क्या सर, टाउ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अल्फा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब अगर कोई मुझे बोलेगा भाई साहब चेक करके बताइए बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो मुझे दोनों इक्विलिब्रियम देखने हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी देखना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी देखना है। और जब ये दोनों चीजें देखें तभी आपके जो वेरिएबल्स रहेंगे वो सब सोल्व होंगे। क्लियर? तो आज से अब से मतलब रोटेशन के बाद से जो इक्विलिब्रियम का मतलब है तो वो क्या हो गया इक्विलिब्रियम का मतलब? इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों इक्विलिब्रियम देखने। इक्विलिब्रियम मींस दोनों, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हमें चाहिए प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चाहिए। दोनों इक्विलिब्रियम आपके पास में होने चाहिए। अरे दोनों इक्विलिब्रियम आपके पास में होंगे तभी जाके आप बोलेंगे हाँ भाई साहब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में। क्लियर? हमने देख लिया अभी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों जरूरी है अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। अब इसमें कई तरीके के सवाल आ जाते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे वेरिएशन पॉसिबल है। मैं एक सिंपल सवाल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि यहाँ पे 2 रस्सियां हैं, यहाँ पे ऐसे एक रोड को हैंग किया गया ना, इस रोड को हैंग कर दिया। इस रोड का मास है m, लेंथ है l, और यहाँ पे इससे l/4 डिस्टेंस के ऊपर एक और मास को रख दिया m। तो आपसे पूछा गया बताइए इस रस्सी में T1 की वैल्यू T2 की वैल्यू कितनी होगी? समझ में आ रहा है? एक रोड है उसका मास भी m है और इस रोड के ऊपर इस स्ट्रिंग से आपके पास l/4 डिस्टेंस के ऊपर एक m मास को रख दिया। आपसे पूछ रहा है कि भाई हर एक रस्सी के अंदर टेंशन कितना कितना है। तो अब अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में जाते तो आप जोर मार लेते, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से पूरा सवाल सोल्व ही नहीं होता। बिकॉज अगर आप ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो आप क्या बोलते हैं, सिस्टम पे F एक्सटर्नल 0, F एक्सटर्नल 0, यही तो है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो इसकी वजह से आप बोलते सर ऊपर की तरफ जो फोर्स है दैट इज T1 + T2 और नीचे की तरफ इस पे mg और इस रोड का mg, टोटल कितना है 2 mg। पर भी सोल्व नहीं हुआ यार, वैसा ये दो वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन है, ये तो पाप है, ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो हमें पता है कि भाई अभी सिर्फ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से काम नहीं चलेगा, साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम क्या बोलेंगे, टाउ एक्सटर्नल भी कितना होना चाहिए, 0। अब सवाल ये पैदा सर कौन से पॉइंट के अबाउट टाउ देखें, तो पर अभी अभी हमने देखा यहाँ पे F नेट 0 है, मतलब कैसे फोर्सेस हैं, कपल फोर्सेस है। तो हर एक पॉइंट के अबाउट टाउ 0 होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट के अबाउट टाउ 0 होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट के अबाउट मान लीजिए सर, इसके अबाउट मानने से क्या भला है, इस पॉइंट के अबाउट मानेंगे तो कम से कम T2 का टॉर्क आपके पास में नहीं आएगा। बाकी फोर्सेस का टॉर्क देखिए आप, तो आप बोलेंगे सर T1 का टॉर्क क्या, T1 × L, और वो ऐसे घुमा रहा है, तो ऐसा घुमा रहा है तो कैसा हो गया बच्चों, ये सर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मानेंगे अब से, और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव मानेंगे। ये सब क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, मैं ये मान रहा हूँ, कोई और लोग कुछ और मान सकता है, पर अपने जो सवाल सॉल्व करेंगे उसमें ऐसा ही करेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएंगे उसको पॉजिटिव, जो क्लॉकवाइज आएगा वो नेगेटिव। तो ये आ गया। अच्छा इसका देखेगा तो यहाँ पे एक mg लग रहा है तेरे पास में, तो ये कैसा रहा क्लॉकवाइज, दैट इज -mg × 3l/4, बिकॉज यहाँ से दूरी कितनी होगी 3l/4। एक रोड के सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा है, वो भी ऐसे क्लॉकवाइज घुमा, दैट इज -mg और इसे बिकम l/2 इज इक्वल टू 0। अब तो सोल्व करें, यहाँ से T1 मिल जाएगा, यहाँ से T1 मिल गया, यहाँ से T2 मिल गया, तो जो तुझे चाहिए था वो सबका सब जवाब तेरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ से देख के फिर भी याद है T1 भारी होगा,
T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी बिकॉज हैवी मतलब इसके पास में m रखा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछ जाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे भी हो जाते हैं आपके पास कि आपको बोल देगा ऐसे हिंज है यहाँ पे और इसके ऊपर ऐसे एक रोड रख दी, ठीक है, और इस रोड का मास कुछ ये यहाँ से L/4 दूरी पे है और ये एंड पे रखा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कुछ N1 मिल रहा होगा, यहाँ से कुछ N2 मिल रहा होगा, तो पूछ रहा है बताओ N1 की वैल्यू कितनी, N2 की वैल्यू कितनी। फिर यहाँ पे mg लग रहा होगा, वो तो लग ही रहा है, फिर मतलब कुछ भी पूछ जा सकता है, बोल सकते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मास m रख दिया। तो ऐसे जब भी सवाल आए तो देख के घबराना नहीं है, बस आपको पता है कि यार हमें इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेन करवाना है, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाने के लिए दोनों इक्विलिब्रियम हमें दिखाना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी दिखाना है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी दिखाना है। तो कभी इस तरीके के सवाल आए बच्चों तो आप तोड़ फोड़ दीजिएगा ना, इसमें घबराना नहीं है। थोड़े से सवाल आप एक बार नोट से, अगर आपको हवा नहीं थी, थोड़ा आपने पढ़ लिया, आप नोट से सवाल उठा के देख लीजिए, क्योंकि सब सवाल करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, और तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा।